नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उन कंसेप्ट पर आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करूंगा वेक्टर में मैं आपको, और साथ में डिस्कस करूंगा डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला आपने 2D के अंदर पढ़ा था ना, जब आप 10th क्लास में थे, 11th क्लास में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर में भी कुछ उसी तरह का है। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उस पर किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करे हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आपके साथ सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। इस वेक्टर में आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको मान लेता हूं एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 और z1 गिवन है, तो आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल ए से लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि स्मॉल ए जो होगा वो सर x1i, y1j और z1 के होगा, ठीक है ना। एक बात समझ में, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि किसी पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट पता हैं तो उन पर i j के लगाकर आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता कर सकते हो, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद मान लेता हूं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, एक दूसरा पॉइंट बी है, ए बी है। मान लेता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x2, y2 और z2 है, तो आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी बता सकते हो। तो आप कह सकते हो कि बी क्या होगा, बी होगा x2i प्लस y2j प्लस z2 के, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, या आप लाइन सेगमेंट ए बी कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब वेक्टर फॉर्म में न लिखूं मैं, खाली लाइन सेगमेंट लिख दूं जिसके कोऑर्डिनेट ए के x1, y1, z1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, और सी पॉइंट जो है इस ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है। सी डिवाइड क्या दे रखा है कि सी डिवाइड्स ए बी इन m रेशियो n, ठीक है ना। ये रेशियो है, m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। तब आपको बताना है कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। यदि आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें और उन पर आई जे के लगा दें तो भी पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, वेक्टर तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। यहां पर आपको गिवन है, यहां पर आपको क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है कि ए सी ओवर सी बी जो है वो सर m अपॉन n है ना। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एन ए सी बराबर m सी बी। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ए सी बी कोलिनियर हैं, इसका मतलब है आप ये कह सकते हो कि एन ए सी वेक्टर की डायरेक्शन और एम सी बी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी। ए सी और सी बी जो है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात और समझना, यदि आपको यहां पर सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो तो आप ए सी वेक्टर निकाल सकते हो। यहां पर आपको ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, और आपसे कहा जाए कि ए बी वेक्टर निकालो, तो आप क्या करते हो, आप ये तो करते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। ये बात क्लियर है ना आपको। यदि आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो बी की पोजीशन में से आप ए की पोजीशन माइनस कर दो। यहां पर मैं मान लेता हूं इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है, तो मैं यदि यहां से लिखना चाहूं तो आप इसको लिख सकते हो n
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू m टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है ना। अब देखिए इसको आगे लिख लो थोड़ा सा, n है ना इधर, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर है, इक्वल टू m टाइम पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द बी वेक्टर है माइनस का सी वेक्टर है। ये आएगा एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर, इतना आएगा। आप इसको इधर ले लो, एन सी वेक्टर प्लस एम सी वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। सी वेक्टर कॉमन ले लो, एन प्लस एम बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। सी वेक्टर क्या आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, है ना। यदि सी जो है वास्तव में इंटरनल पॉइंट पर है तो बीच में है ना। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये सी पॉइंट इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हो ना, तो क्या होता है, इस m का मल्टीप्लाई इससे कर दो, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। उसी तरह से बाई के लिए बाई m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइड बाई m प्लस n। z के लिए m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ये आप 3D में अप्लाई करेंगे या आपने 3D में अप्लाई करेंगे 11th क्लास में, नई बात नहीं है, ठीक है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया कि यदि हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, तो हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन आपको, ठीक है। ये इंटरनली है, सी पॉइंट ए और बी के बीच में है, ये सी पॉइंट बाहर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए सर, इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक चीज़ और समझ लें, आपके वेक्टर में प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो डॉट प्रोडक्ट करूंगा, कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके आराम से। चलिए साहब, समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इनको कॉपी जरूर करते जाएं। यदि आप चाहते हो कि चीज़ें बात अच्छी तरह आपको समझ में आए तो जरूरी है कि थोड़ा सा कॉपी कर लें, है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट, आप इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हो, ठीक है जी। होता क्या है, देखिए 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर हैं, ये तो उसके बीच में एंगल थीटा डिफाइन है और 2 वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट इस तरह से है, ध्यान रखिएगा। एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ओ ए वेक्टर है और ओ बी जो है आपका बी वेक्टर है। तब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तो ए डॉट बी इज डिफाइंड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ये होता है।
अब ये थीटा पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि थीटा कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से ए डॉट बी आता रहता है। और ए डॉट बी करने पर जो ये वैल्यू आती है ना, ध्यान रखिएगा, ये तो दोनों वेक्टर हैं, ये जो वैल्यू आती है वो स्केलर आती है, इसलिए इसके हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये वैल्यू जो आती है वो स्केलर प्रोडक्ट आती है, वेक्टर नहीं आता। लेकिन जब दो वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। लेकिन दो डॉट प्रोडक्टों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर वैल्यू आती है। तो ए डॉट बी डिफाइंड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा। अब ये बात है थीटा पर निर्भर कर जाती है। यदि आपके पास थीटा जो है 0 हो तो जरा इस बात को समझ लें कि क्या क्या हो सकता है। थीटा 0 होने का मतलब है cos 0 1 होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज गिवन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप इस तरह कह सकते हो इस बात को। यदि आप कहना चाहो कि ए डॉट ए क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर आएगा। आप इसको ए स्क्वायर भी कह सकते हो, है ना, तो ए डॉट ए आएगा। या आप इसको उल्टा समझ लें, यदि कहीं पर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको ए डॉट ए लिख सकते हो, है ना। कहीं पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हो, है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसको ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी कह सकते हो, है ना भाई। आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है ना। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि जब कंपोनेंट फॉर्म आईजे के फॉर्म में वेक्टर लिखे जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है। तब आप इसको आई डायरेक्शन कहते हो, इसको जे डायरेक्शन और इसको क्या कहते हो, के डायरेक्शन कहते हो। आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है, 1 होता है, और आई का मैग्नीट्यूड अपने में 1 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि आई डॉट आई या जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से जे डॉट जे, उसी तरह से के डॉट। इनके ऊपर ध्यान रखना, ये कैप लगाना बहुत जरूरी होता है। इतना आ गया। उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि आई डॉट जे 90 डिग्री होता है। तो दूसरा केस क्या क्रिएट हो रहा है यहां पर, दूसरा केस ये क्रिएट हो जाएगा कि आप ए डॉट बी को डिफाइन कर रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, कॉस थीटा। आपने दूसरा केस ये डिसाइड किया कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर हैं। तो आप कह सकते हो कि ए डॉट बी जो है कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, cos 90 0 होता है। तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट करने पर कितना आता है, 0 आता है। या आप इस बात को ऐसे समझना है कि जब आपको ये प्रूव करना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए। यदि वो 0 आता है तो क्या माने जाएंगे, परपेंडिकुलर माने जाएंगे। या आप ये समझ लें कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों वेक्टर आपस में क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। आप यहां पर अभी बताया था मैंने कंपोनेंट फॉर्म में कि ये आपके पास आई है, ये जे है और ये क्या है, के है। ठीक है। यदि आपके पास आई, इन दोनों के बीच 90 डिग्री होता है एंगल, इनके बीच में 90 डिग्री होता है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इन सब के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है बी डॉट ए डॉट बी बराबर कितना होता है, बी डॉट ए। दोनों आपस में कितने होते हैं, बराबर डिफाइन होते हैं, ए डॉट बी और बराबर बी डॉट ए। इसके बाद क्या आता है, यदि आपका कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हो,
मान लेता हूँ ये वेक्टर ए है और ये लिखा जाए आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर लिखा जाए x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो आपसे पूछा जाए कि a डॉट बी क्या होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा सिंपल सा है, आप लिखोगे x1i y1j z1k डॉट x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि i डॉट आई तो 1 होगा, i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा, k डॉट के 1 होगा, लेकिन i डॉट जे क्या होगा? 0 होगा। तो आप सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करोगे तो इसका डॉट इससे करोगे तो x1 x2 आ जाएगा, है ना, और इसका इससे करोगे 0 आ जाएगा, इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? y1 y2 आ जाएगा, और इसका जब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? z1 z2 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा a डॉट बी जो है वो आपका इस तरह से डिफाइन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आप ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ए वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यदि कोई वेक्टर इस तरह से दे रखा है तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अब आपको मान लेता हूं कोई दो वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है सर इसके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ए डॉट बी जो है डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी कॉस ऑफ थीटा, होता है ना। तो आप यहां से कह सकते हो कि कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, है ना भाई। आपका ए डॉट बी तो ये आया ऊपर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस। तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर डॉट दिस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा? दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाएगा। ठीक है ना, बस में आ गई। हमने डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करी, है ना। और अब मैं इस पर वो क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको करता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में आपको मुश्किल होता है उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपको बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत कुछ है, इस पर आगे भी एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए सर, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इंटरनली टू रेशियोबल। बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है साहब 3a माइनस 2b, है ना, और एक बी पॉइंट है। लाइन बहुत सीधी आ रही है, और तुम लाइन को सीधी ही मान लो बस, 3b। ठीक है, अब इसको इंटरनली 2 रेशियो में डिवाइड करता है सी ए। यहां से तक 2 और यहां से तक कितना है? ये 1 है। आपसे पूछ रहा है कि इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। अभी फॉर्मूला बताया ना, क्या बताया था? सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताया था हमने, एम रेशियो बी प्लस एन रेशियो ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, है ना। यदि हमने कहा था इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हो, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी हो, और यहाँ पर एम और एन हो, तो ये बनता है ना फॉर्मूला। कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई तो इससे कर दो, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, डिवाइड बाई 2 + 1 कर दो। तो सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? 2a + 3b वेक्टर प्लस 1
3a माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सी वेक्टर कितना आएगा 2a प्लस 6b 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 3 2a प्लस 6b प्लस 3a क्या करा मैंने भाई इसका मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करो तो इतना आएगा ना 2a प्लस 3b सॉरी 2a प्लस 6b 3a माइनस 2b डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 4 तो भैया सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा 5a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ना, सिंपल। आप समझ गए होंगे काम को कैसे कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको कॉपी जरूर करते जाएं आप। क्वेश्चन सॉरी वीडियो को रोक लें, ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद इसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है, जिसे आप कर सकते हो। देखिए साहब दूसरा क्वेश्चन है, एक सेक्शन फॉर्मूला पे था वो क्वेश्चन, उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ गए होंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है दाना, ठीक है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ईच वेक्टर ऑफ, ठीक है ना। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 6 थीटा। उन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 9/2 दे रखा है। तो जो चीज़ गिवन हुआ करे ना उसे थोड़ा सा लिख लिया करो। तो दिस इज द 9/2। अब सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल काम है नहीं है। ए डॉट बी क्या होता है भाई, ए डॉट बी होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, है ना, 9/2। ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो आप इसको ए लिख लो, इसको भी ए लिख लो, है ना। कॉस थीटा कॉस 60 बराबर 9, है ना। तो कितना हो जाएगा 9/2 सॉरी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड नेगेटिव होने का तो कोई मतलब नहीं है, हमें कोई कितना है, कोई चीज़ कितनी है, दैट इज आपके पास कितना हो गया 3। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ए है वो कितना आएगा 3 आएगा, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड आपको इक्वल दे रखे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे इजी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना भाई। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। आपको यहां पर दे रखा है आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। चलो सही, ये गिवन है, ये कहानी को लिख लिया कर यार, जो चीज़ गिवन है उनको लिख लो, ठीक है। साथ में ये भी गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब कह रहा है भाई ये बताओ कि ये गिवन होने पर ये बताओ कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आएगा, है ना, ये चीज कितनी आएगी। चलो ठीक, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ओहो, आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमें ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है।
आप इसे कह सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर जो है वो 0 होगा, है ना, 0 होगा। अब आप यहां से क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब इसका डॉट इससे करोगे, ए डॉट ए तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका डॉट इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। इसका डॉट इससे करोगे ए डॉट सी आ जाएगा, है ना, क्लियर है ना। चलिए उसी तरह से इसका डॉट बी से करोगे तो बी डॉट ए आ जाएगा। बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बी डॉट सी आ जाएगा, प्लस सी का करोगे तो सी डॉट ए आ जाएगा, सी डॉट बी आ जाएगा, और सी डॉट सी आ जाएगा बराबर 0 आएगा। आप इस काम को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उस फॉर्मूला को लगा के भी डायरेक्ट कर सकते हो। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a डॉट बी, है ना, प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये कुछ कहानी ऐसी ही आ रही है, यहां पर भी यही आ रही होगी। ए डॉट बी यहां पर भी है और ए डॉट बी यहां पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a डॉट बी हो जाएगा। अब ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और यही 1 होगा। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो तो 2 तो कॉमन ले लो सर, ए डॉट बी आ जाएगा, है ना, बी डॉट सी आ जाएगा और सी डॉट ए आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -3, 1 प्लस 1 प्लस 3, इधर ले जाऊंगा -3 होगा, 2 से डिवाइड कर दो भैया। तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बराबर -3/2। हाँ जी, कहानी समझ आ गई। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, वेक्टर और 3D ये आपस में इंटरलिंक, यदि वेक्टर नहीं आएगा तो आप 3D नहीं कर पाओगे। 3D ठीक है तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वेक्टर आता होगा। यहां पर आपको गिवन है स्टूडेंट के ए डॉट बी बराबर 0 है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी। जब ए डॉट बी जब 0 होते हैं तो इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। पहला ही बात तो ये है, ठीक है ना। इफ ए डॉट बी बराबर 0 है, दैट इंप्लाइज ए वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दूसरी बात यहां पर ये भी कह सकते हो कि ए डॉट बी जब 0 हो सकता है तो आप ये भी कह सकते हो कि ए वेक्टर 0 हो सकता है। बी कोई वेक्टर हो तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा। बी क्या हो सकता है, एनी वेक्टर हो सकता है ना। दूसरी बात, तीसरी बात हो सकता है कि बी वेक्टर आप 0 हो और ए जो है एनी वेक्टर हो, ठीक है। चौथी बात हो सकती है कि ए और बी दोनों ही 0 हो, ए एंड बी दोनों ही 0 हो, परपेंडिकुलर नहीं हो, दोनों ही 0 हो, तो भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। या दोनों वेक्टर क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि यदि मैंने ए बराबर 2i लिखा और बी बराबर मैंने क्या लिखा, 3j लिखा, सॉरी 2i और ये 3j लिखा, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर ये केस बन सकते हैं ए डॉट बी होने पर। ए डॉट बी होने पर ए डॉट बी जब 0 है तो आप ये कहोगे कि ए और बी परपेंडिकुलर है। या आप ये भी कह सकते हो कि ए 0 है यहां पर, या बी कोई वेक्टर हो सकता है। या हो सकता है आप ये कह दो कि बी 0 है सर, ए कोई एनी वेक्टर हो सकता है। या आप ये कह सकते हो ए और बी दोनों ही 0 होंगे तो रिजल्ट 0 हो सकता है। बात में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या गिवन है? यहां आपको गिवन है कि ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है। तो ये कन्फर्म है कि जब ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा तो ए डॉट बी तो 0 ही आएगा, है ना? ए डॉट बी कितना आएगा? 0 आएगा। क्या कन्वर्स भी ट्रू है? यदि आप ये कहो कि ये गिवन है कि ए डॉट बी 0 है तो क्या ए 0 होगा और बी भी 0 होगा? नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि जब ए डॉट बी 0 है तो आप क्या कह सकते हो कि ए क्या हो सकता है? 2i हो सकता है और बी जो है क्या हो सकता है? 5j हो सकता है। कोई भी वेक्टर हो सकता है जो परपेंडिकुलर है। हाँ, तो इन दोनों को डॉट करने पर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी है, यहां पर हम करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। बस में आ गई ना? तो ध्यान रखिएगा कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, यहां पर जो है कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अब देखो एक चीज और आ गई, उसने कहा, समझ नहीं, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी टेक्निकली बातें। उसने कहा कि ए डॉट ए 0 है, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। इस बात से तो ये पता लगा। और उसने कहा कि ए डॉट बी बराबर 0 है, देन व्हाट कैन बी? बी वेक्टर क्या हो सकता है? बी कोई वेक्टर हो सकता है भाई साहब, ये तो 0 है ही है। बी क्या है? बराबर 0, तो इसका मतलब एनी वेक्टर है, कुछ भी कर दो आप। जब 0 से इसका डॉट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो कोई वेक्टर हो सकता है बी। जब आपका ए डॉट ए 0 है तो इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है। क्योंकि हम जब इसको लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी आएगा, कॉस ऑफ थीटा बराबर 0 आएगा। तो आप ये 0 है तो यहां पर थीटा कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, रिजल्ट तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब बी वेक्टर क्या हो सकता है? कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको क्या दे रखा है? फॉर एनी टू वेक्टर्स आपको एक बात प्रूव करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर। इनइक्वलिटी है एक। ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, देखो हम एक बात देखें, यहां से स्टार्ट करें। बी है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना ठीक नहीं रहेगा। हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर है उससे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये आएगा सब। ठीक है, हमारा मतलब ये आ गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इतना आएगा। क्लियर? यदि मैं इस पर पूरे पर मैग्नीट्यूड लगा दूं तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ही रहेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द बी स्क्वायर ही रहेगा, ये 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इतना आ जाएगा ना भाई, ये खाली मैग्नीट्यूड ले रहा है ना? तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं ना। अब आप ये समझ लें कि कॉस थीटा जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, लेकिन कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है ना वो खाली क्या होगा? 1 से छोटा होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? लेस देन 1 लिख सकते हैं। तो हम इस बात को क्या लिख सकते हैं? इस बात को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ द बी होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी। अब इस cos थीटा की जगह लेस देन 1 रखूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1, यहां हो जाएगा ना भाई। cos थीटा की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी 1 से छोटी आएगी। यदि मैं यहां से cos हटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर लेस देन इक्वल टू 1 का साइन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब जरा इस बात को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, प्लस का साइन यहां पर, बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से रूट ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, इतना आएगा। आपको यही बात क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्केलर नंबर है, ये भी स्केलर नंबर है और ये भी स्केलर नंबर है, सिंपल अलजेब्रा एप्लीकेबल हो गया। तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि cos थीटा का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, या इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉडुलस लेंगे, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया था, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ले ली थी। तो अब ये वैल्यू जो होगी 0 से जो बड़ी हो जाएगी वो 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पे यही कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, पास में आई। जरूर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, अगले क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।